सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी के ज़ेर इंसराम जारी मिशन यूजीसी नेट में आप सभी का खैर मकदम किया जाता है। आज हम एक नए बाब का आगाज़ करने जा रहे हैं। नए यूनिट के पहले सेशन का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करने से पहले ज़रूरी समझता हूँ कि आप हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से हमें मुत्तला फरमाएँ ताकि बाज़ाब्ता तौर पर आज के सेशन को शुरू किया जा सके। चैट सेक्शन में काफ़ी अहबाब ने सलाम कहा है। आप सभी को वालेकुम अस्सलाम। बिहम्दि ताला मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं आप सभी अहबाब के। बाद स्टूडेंट्स का कहना है आसान यूनिट है, बाद स्टूडेंट्स का कहना है कि मुश्किल यूनिट है। आपको इससे कबल भी मैंने कहा था, यूनिट जब तक मुकम्मल नहीं पढ़ी जाती है तब तक वो मुश्किल मालूम होती है। नूरी एकेडमी का ये ख़ासा है कि मुश्किल से मुश्किल शय को हम आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करते हैं। उस पर आपकी मेहनत सोने पर सुहागा। मुश्किल से मुश्किल यूनिट को आपका ज़ौक़, आपकी लगन, आपका जज्बा, आपका मुताला आसान बना देता है। इसी तरह हम मुकम्मल 10 यूनिट को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो बिखरे हुए 10 मोती है, जब मुकम्मल अबवाब की तदरीस हो जाएंगी तो ये आपको एक सुनहरा हार मालूम होगा जिसे पढ़ने में रग़बत भी होंगी, दिलचस्पी भी होंगी और आप जो मॉक टेस्ट देते हैं उसमें आपको लुत्फ़ भी आएगा बिहम्दिही ताला। कल फ्राइडे को 23 अगस्त को हमने यूनिट नंबर 10 पर जो मॉक टेस्ट लिया उसमें अक्सरियत से स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ नंबर हासिल किए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बेहतरीन नताइज बरामद हो रहे हैं कि 50 में से मुकम्मल 50 सवालात दुरुस्त हो रहे हैं। तो आइए, अब आपके मैसेजेस भी मौसूल हो चुके हैं। शुरू करते हैं। आज हम एक नई यूनिट नंबर 1 और इसमें आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है। वजाहत कर दूं कि अब तक हमने यूनिट नंबर 9 पढ़ ली है, यूनिट नंबर 10 पढ़ ली है। इसी के साथ में अब हम यूनिट नंबर 1 का आगाज़ कर रहे हैं, यानी मेरी इस बैच में ये 3rd यूनिट स्टार्ट हो रही है जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले हस्ब मामूल आपसे कहूँगा कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट कीजिए। यहाँ पर हम खातिर खा मवाद आपके लिए अपलोड करते हैं। उसके बाद हस्ब रिवायत हम यहाँ पर देखते हैं यूनिट नंबर 1 का निसाब। यूनिट का उन्वान है तारीख़ ज़ुबान उर्दू। इसमें सबसे पहली चीज़ आप जो यहाँ पर देखने वाले हैं वो है हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़, पहला टॉपिक। दूसरा प्राकृत अपभ्रंश। मैं ये चाहूँगा कि आप सभी के हाथ में निसाब होना चाहिए ताकि विजिबिलिटी अगर ये बारीक भी हो, चूँकि सिलेबस हमने मुकम्मल एक स्लाइड में कवर करने की कोशिश की है, नेक्स्ट स्लाइड में हमने फ़ॉन्ट साइज़ को बोल्ड कर दिया है, तो विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो पहला टॉपिक है हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़। उसके बाद प्राकृत अपभ्रंश, खड़ी बोली के औसाफ, उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात, किन के नज़रियात है, ये पूरी फहरिस्त दी गई है। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर, दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात किस पस मंज़र में, सबरस, कुतुब मुश्तरी, कुली कुतुब शाह, वली और सिराज औरंगाबादी के तनाजुर में। उसके बाद उर्दू और उसकी अहम बोलियाँ, इसी के साथ में दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात, उर्दू की लिसानी इनफरादियात, उर्दू सौतियात, फ़ोनीमियात, उर्दू मार्फीमियात, उर्दू नहवियात, उर्दू मानियात। इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हम जिस तरह गुज़िश्ता यूनिट्स हमने मुकम्मल की है, कोशिश करेंगे कि 7 to 10 लेक्चर्स में इस यूनिट को भी हम मुकम्मल कर लेंगे। हस्ब मामूल देखते हैं, क्योंकि हर बैच में स्टूडेंट्स की क्षमता के मुताबिक लेक्चर की तादाद कम या ज़्यादा होती है। जैसे इससे पहले के बैच में यूनिट नंबर 10 मैंने जब पढ़ाया था तो उस बैच में मुझे 8 लेक्चर दरकार हुए थे, लेकिन शायद इस बैच में मुझे 12 या 13 लेक्चर हुए हैं मेरे। सबब क्या है,
और भी ज़्यादा डीप में, और भी ज़्यादा गहराई में, और भी ज़्यादा इजाफी चीज़ों को हमने पढ़ने की, समझने की कोशिश की है। तो एक टेंटेटिव फिगर में बता रहा हूँ, 7 to 10 कम या ज़्यादा हो सकते हैं इस पूरे यूनिट 1 के निसाब को मुकम्मल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं हमारी प्यारी ज़ुबान के हवाले से। उर्दू। उर्दू वो ज़ुबान जो कभी बाज़ारी कहलाई, जो कभी लश्करी कहलाई, जो कभी आम लोगों की ज़ुबान कहलाई, जिसे कभी शुरफा ने मुँह नहीं लगाया, मुख्तलिफ़ नामों से, कभी गुजरी कहा गया, कभी हिंदवी कहा गया, कभी हिंदुस्तानी कहा गया, कभी रेख्ता कहा गया, कभी अपभ्रंश के नाम से इसको याद किया गया। अपभ्रंश का माना होता है बिगड़ी हुई भाषा, बिगड़ी हुई बोली। तो वो ज़ुबान जिसको अलग अलग अदवार में, अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग निगाहों से देखा गया है। वो माजी में भी देखा जा रहा था, वो हाल में भी देखा जा रहा है, और मुस्तकबिल में भी इस ज़ुबान के साथ इस तरह का सलूक होने के इम्कानात नज़र आते हैं। लेकिन ये ज़ुबान अपने आप में ऐसी जाज़बियत रखती है, ऐसी कशिश इसमें मौजूद है, इसके अल्फाज में वो फसाहत, वो बलागत, वो शगुफ्तगी मौजूद है कि वो ज़ुबान जिसे बाज़ारी कहा गया था, उसी ज़ुबान में शाही रोज़नामचे तहरीर किए जाने लगे। वो ज़ुबान जो लश्करी ज़ुबान थी, उस ज़ुबान को दफ्तरी ज़ुबान का दर्जा हासिल होता है। वो ज़ुबान धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाती है, और सिर्फ़ हिंदुस्तान ही में नहीं, सिर्फ़ एशिया ही में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उसकी धमक, उसकी रमक, उसकी चमक सुनाई भी देती है, महसूस भी की जाती है। इसीलिए तो कहा गया था, सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की है। तो वो ज़ुबान, उसका मुताला आज हम करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ नामों से उसको अलग अलग दौर में याद किया गया है। कभी हिंदवी कहा गया, तो कभी हिंदुस्तानी कहा गया। अब इसका कायदा क्या है वो मैं इससे कबल भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन मौजू है तो दोबारा बता देता हूँ। किसी भी चीज़ को निस्बत देने के लिए सिता हटाकर या का इजाफा किया जाता है। जैसे अगर मैं मिसाल दूँ, एक मुल्क है तुर्किस्तान। अब इसके बाशिंदे को अगर निस्बत देनी हो तो यहाँ से ता हटा दिया जाएगा, सिता हटा दिया जाएगा, और निस्बत दी जाएगी तुर्की, है ना, या वहाँ पर लगा दिया जाता है। जैसे अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान में सिता हटा दिया जाएगा और कहा जाएगा अफ़गानी। इसी तरीके से ज़ुबान को जो है ना, जब भी नाम देना होता है तो सिता हटा दिया जाता है, और इसे कहा गया है हिंदी, या इसे कहा गया है हिंदवी। क्योंकि हिंदुस्तान आपने वाव के साथ भी लिखा देखा होगा, और हिंदुस्तान आपने बगैर वाव के भी लिखा देखा होगा। तो इसे कभी हिंदी कहा गया और कभी हिंदवी कहा गया। इसीलिए शायर मशरिक़ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा था, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम वतन है, हमारी ज़ुबान एक है, हमारा मुल्क एक है, हमारी सकाफ़त एक है, हमारा कल्चर एक है, और हमारा मुल्क कौन सा है? हिंदुस्तान है। अभी हिंदुस्तान इस नाम पर भी बहस आज आपको देखने को मिल रही है। इंडिया नाम पर आपको बहस देखने को मिल रही है, लेकिन नाम किस तरीके से मारिज़े वजूद में आते हैं उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दर हकीकत लफ्ज़ उर्दू, जब हम उर्दू पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उर्दू इस तरीके से दो लफ्ज़ बताए जाते हैं, उर्दू या उर्दा, है ना। उर्दू या उर्दा ये दो लफ्ज़ है, ये दोनों लफ्ज़ है तुर्की ज़ुबान के। तुर्की ज़ुबान के दोनों लफ्ज़ है उर्दू या उर्दा, जिसका मतलब होता है लश्कर के। इसीलिए इसे लश्करी भी कहा गया है, क्योंकि उसका मतलब ही वही निकलता है। लश्कर के मतलब निकलता है, लश्करी के निकलता है। अब लश्करी क्यों निकलता है, आप थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, आज हम उस टॉपिक पर आएंगे, लेकिन एक एक लफ्ज़ को गहराई से गिराई से आप समझने की कोशिश कीजिए कि लश्करी क्यों कहा जाता है। आपने एक लफ्ज़ पढ़ा होगा या सुना होगा जिसे कहा जाता है फ्रीलांसर। अब फ्रीलांसर क्या होते हैं? जैसे फ्रीलांसर राइटर भी होते हैं, हाँ, कुछ कलमकार होते हैं जो इस अखबार के लिए भी लिखते हैं, उस मैगज़ीन के लिए भी लिखते हैं, उस ब्लॉग के लिए भी लिखते हैं, यूएनएन के लिए भी लिखते हैं, और पॉडकास्ट के भी लिए लिखते हैं। वो कलमकार होते हैं, जहाँ पर उन्हें अच्छा मेहनताना मिलता है वहाँ पर लिखते हैं। और कुछ कलमकार ऐसे होते हैं जो किसी इदारे से वाबस्ता होते हैं। जैसे मैगज़ीन की अगर मैं बात करूँ या न्यूज़पेपर की बात करूँ, तो कुछ आर्टिकल लिखने वाले ऐसे होते हैं जो सिर्फ इनकलाब से वाबस्ता है,
जो सिर्फ उर्दू टाइम्स से वाबस्ता है, जो सिर्फ एशियन एक्सप्रेस से वाबस्ता है, जो द हिंदू ही में लिखते हैं, वो परमानेंट उस अखबार के राइटर होते हैं। लेकिन बहुत सारे फ्रीलांसर ऐसे भी होते हैं जो मुख्तलिफ़ रसाइल में, मुख्तलिफ़ अखबारात में अपनी खिदमात अंजाम देते हैं। तो उसी तरीके से दौरे कदीम में फ्रीलांसर जो हुआ करते थे वो जंगों में भी इस्तेमाल किए जाते थे। जंगों में किस तरीके से, जो जंगजू अफराद होते थे वो उनका एक गिरोह होता था, एक ग्रुप होता था, और जो बादशाह उन्हें ज़्यादा रकम अदा करता था उस बादशाह की तरफ से वो जंगें लड़ा करते थे। उन्हें कहा जाता था फ्री लॉन्सर सोल्जर। वो किसी एक मुल्क के, किसी एक बादशाह की वफादार नहीं होते थे, उनकी वफादारी सोने के साथ होती थी, उनकी वफादारी दिरहमो दिनार के साथ होती थी। अब लश्कर इसी तरीके से बनता है। जैसे अगर ऐसे लोगों का ग्रुप हमें बनाना हो तो ग्रुप कैसे बनाएंगे? कोई हिंदुस्तान से आ गया, कोई बांग्लादेश से आ गया, कोई अमेरिका से आ गया, कोई अफ़गानिस्तान से आ गया, अलग अलग दुनिया के ख़ित्तों से, अलग अलग मुल्कों से लोग जमा होते थे। उनकी ज़ुबान अलग है, इनकी ज़ुबान अलग है, उनका बोलचाल अलग है, इनकी गुफ्तगू का अंदाज़ अलग है, कुछ अल्फाज इनके, कुछ अल्फाज उनके, कुछ अल्फाज इनके, ताकि ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती रहे। अब ये जो खलत मलत हो रहा है, ये जो लश्करियों के दरमियान में जो गुफ्तगू की जा रही है, ये मखलूत ज़ुबान होती है। उर्दू का भी यही मामला था। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, किसी ने कहा कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई, किसी ने कहा कि उर्दू नवाए दिल्ली की गलियों में पैदा हुई है, किसी ने कहा कि उर्दू का हेवला वादी सिंध की सरजमीन पर तैयार हुआ है। मुख्तलिफ ख़यालात थे, मुख्तलिफ नज़रियात थे। क्यों थे? फ़ौज की बुनियाद पे थे। कोई गजनवी के साथ आया है, कोई गौरी के साथ आया है, कोई अब्दाली के साथ आया है, कोश्तम ग्रुप आया है, कनेटम ग्रुप आया है। उनका बोल चाल का अंदाज़ अलग है, उनकी ज़ुबान व बयान अलग है। कुछ अल्फाज संस्कृत से आ गए हैं, कुछ अल्फाज अरबी से आ गए हैं, कुछ अल्फाज फ़ारसी से आ गए हैं, और इस तरीके से एक नई ज़ुबान का ख़मीर गूंदा जा रहा था। उसी ज़ुबान को कभी हिंदवी कहा गया, कभी हिंदुस्तानी कहा गया, कभी लश्करी कहा गया, कभी हिंदी कहा गया, कभी ज़ुबान देहलवी के नाम से याद किया गया, कभी गुजरी कहा गया, कभी रेख्ता कहा गया, कभी दक्कनी कहा गया, कभी उर्दू मोहल्ला कहा गया। और फिर हमने देखा था कि इस्लाह ज़ुबान की तहरीक जब शुरू हुई थी तो शेख इमाम बख्श नासिक ने ये कायदा बना दिया था सन 1800 में कि आज के बाद जब भी कोई इसे याद करेगा तो उर्दू के नाम से याद करेगा। इस तरीके से मुख्तलिफ़ अदवार को उबूर करते हुए, तरक्की की मंजिलों को तय करते हुए ये ज़ुबान आज हम तक पहुँची है। तो ये उर्दू के कुछ इब्तिदाई नाम थे। उम्मीद करता हूँ लश्करी का क्या मतलब है आपके समझ में आ गया होगा। आप सभी से मैं मुल्तमिस हूँ कि आज के सेशन में कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा आप टॉपिक पर। बाकी आपके जो सवालात रहेंगे, अगर लास्ट में वक्त बचता है तो हम सवाल जो आपका सेशन करेंगे। बसूरत दिगर आज का पूरा लेक्चर कंसेप्ट बेस्ड है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया, ज़िंदगी भर उर्दू के हवाले से आप परेशान नहीं रहेंगे तारीखी एतबार से। तो इस पर आप कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर उर्दू के हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात हमने रखने की कोशिश की है। उर्दू जो है बर्र-ए-सगीर की एक म्यारी ज़ुबान है। ये भारत की छः रियासतों की दफ्तरी ज़ुबान का दर्जा रखती है, और आइन के 8वें शेड्यूल में जो 14 ज़ुबानें मौजूद है और जो ज़िमनी ज़ुबानें हैं, जो 22 ज़ुबानें कहलाती है, तो उन 22 ज़ुबानों में उर्दू का नाम भी शामिल है। अभी आइन के 8वें शेड्यूल में जो 14 ज़ुबानें हैं, वो 14 ज़ुबानें कौन कौन सी है उसको आपको समझना है। इस वक्त आप अपनी पॉकेट से कोई भी नोट निकालिए, और नोट निकालने के बाद लास्ट में आप देखिएगा कि इस तरफ बैक साइड के ऊपर ये जो लिखा होता है, जुमलों में लिखा है, जैसे 200 रुपये की नोट है तो यहाँ पर मुख्तलिफ ज़ुबानों में लिखा है। बिल्कुल लास्ट में आपको नज़र आएगा उर्दू में लिखा है 200 रुपये। किसी भी नोट को आप ले लीजिए, लास्ट में आपको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ ज़ुबानों में ये लिखा होता है कि ये 100 रुपये का नोट है, 200 का है, 500 का है, जितनी की भी नोट होंगी आप इसी वक्त अपने पॉकेट से निकाल कर चेक कीजिए। वो सब के सब आइन के 8वें शेड्यूल में दर्ज ज़ुबानें है। अब ये 22 ज़ुबानें और आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप शेड्यूल 8 का मुताला कीजिए, वहाँ पर आपको ज़िमनी ज़ुबानें भी नज़र आ जाएंगी। तो इस तरीके से 22 दफ्तरी ज़ुबानों की शनाख्त आप कर सकते हैं। तो उर्दू उन्हीं 22 दफ्तरी ज़ुबानों में से एक ज़ुबान है।
6 रियासतों की दफ्तरी ज़ुबान है। और अगर हम मरदमशुमारी की बात करते हैं, सेंसस की बात करते हैं, क्योंकि अभी गुज़िश्ता चंद सालों से सेंसस तो हो नहीं रहा है, इसलिए हमने बैक डेट का डेटा लिया है साल 2001 का। साल 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में उर्दू बोलने वालों की तादाद 5% है। यानी हिंदुस्तान की जो आबादी है, उस आबादी का 5% तबका उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल करता है। तो एक बड़ी बात है कि 5% लोग जो है उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। इस एतबार से ये हिंदुस्तान की छठी बड़ी ज़ुबान है। इस एतबार से उर्दू ज़ुबान भारत की छठी बड़ी ज़ुबान है। और इसको पहचान और तरक्की किस तरीके से मिलती है कि बरतानवी दौर में अंग्रेज़ी ने फ़ारसी को हटाकर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी के साथ में हिंदुस्तान के बाज़ इलाकों में, जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर 1840 में और पंजाब में 1849 में इसे दफ्तरी ज़ुबान का दर्जा दे दिया जाता है। मुग़ल दौर में फ़ारसी ज़ुबान को अहमियत हासिल थी, उसके बाद में दफ्तरी ज़ुबान बन जाती है उर्दू ज़ुबान। इसीलिए तो कहा था वो ज़ुबान जो लश्करी थी, बाज़ारी थी, गैर मियारी लोगों की ज़ुबान थी, वो ज़ुबान में शाही रोज़नामचे लिखे जाने लगे और वो ज़ुबान दफ्तरी ज़ुबान बन जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से इस्लाही ज़ुबान की तहरीक शुरू हुई थी और ईरानियों के जो फ़ारसी उलमा है और हिंदुस्तान के जो फ़ारसी उलमा है, उनके दरमियान जो एक इल्मी बहस छिड़ी थी और उसके पस मंज़र में जो उर्दू मुशायरों का आगाज़ हुआ था। यूनिट नंबर 9 यकीनन आपने पढ़ लिया है और ये पूरी बहस हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है। हिना परवीन, अभी हम लास्ट में देखेंगे। इनका क्वेश्चन है कि उर्दू के लफ्ज़ों को हर दूसरा इंसान बोल रहा है, कंप्लीटली नहीं बोलते सब। ठीक है। अब यहाँ पर हम जो ना डेटा देख रहे हैं, फैक्ट्स देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं। हाँ, अगर मैं ये कहता हूँ कि हर दूसरा इंसान उर्दू बोल रहा है, या मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में 50% लोग उर्दू बोलते हैं, तो मेरे ये बोलने के लिए एक एविडेंस चाहिए, एक सबूत चाहिए, एक कॉन्क्रीट डेटा चाहिए। और वो डेटा किसी न्यूज़पेपर का नहीं होना चाहिए, किसी मैगजीन का नहीं होना चाहिए, किसी इंस्टाग्राम की रील का नहीं होना चाहिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के किसी फारिग शख्स का लिखा हुआ मैसेज नहीं होना चाहिए। वो डेटा गवर्नमेंट का होना चाहिए, सेंसस का होना चाहिए, जिसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए यूनिवर्सली। तो हम जब भी बात करेंगे इसी डेटा की बुनियाद पर बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हमने हिंदुस्तान का देखा। इसके अलावा खलीजी, यूरोपीय, एशियाई और अमेरिकी इलाकों में भी उर्दू बोलने वालों की खासी तादाद है। और क्यों है? क्योंकि माइग्रेट होकर गए थे। और 1999 के आदाद शुमार के मुताबिक उर्दू ज़ुबान के मजमूई मुतकल्लिमीन यानी उर्दू बोलने वालों की तादाद 10 करोड़ 60 लाख के लगभग है। इस एतबार से उर्दू ज़ुबान दुनिया की 9वीं बड़ी ज़ुबान का दर्जा रखती है। तो छठी ज़ुबान भारत के लिहाज से है बड़ी, और दुनिया के एतबार से 9वीं बड़ी ज़ुबान का दर्जा है। अब ये तब्दील होता रहता है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रैंक वगैरह सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो बुनियादी मालूमात को देख लेने के बाद, तमहीदी कलमात देख लेने के बाद, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ, अपने उन्वान की तरफ। उन्वान है हमारा तारीख़ ज़ुबान उर्दू। अब हर ज़ुबान की तरह उर्दू ज़ुबान को भी ज़ुबान के ख़ानदान में तकसीम किया गया है। अब ज़ुबान को किस बुनियाद पर तकसीम किया जाता है? तो बुनियाद है सौती, सरफ़ी और नहवी। सौती, सरफ़ी और नहवी ख़ुसूसियात की बुनियाद पर किसी भी ज़ुबान को ख़ानदान में तकसीम किया जाता है। ख़ानदान के नाम कितने हैं? 8 नाम हैं। जैसे सामी, हिंद चीनी, द्राविड़ी, मंडा, अफ्रीका की बातू, अमरीकी, मलायाई और हिंद यूरोपी। सामी आप जानते हैं, नूह अलैहिस्सलाम से उनका ताल्लुक़ है। सामी, उनके ज़रिए से जो सामी ख़ानदान की जो 2 बड़ी ज़ुबानें बहुत सारी है, जो 2 बड़ी ज़ुबान है उसमें है अरबी और इब्रानी। अरबी सीखने के हवाले से कहा गया है, इब्रानी सीखने के हवाले से कहा गया है, सिरियानी सीखने के हवाले से कहा गया है। लेकिन हम यहाँ पर सौती, सरफ़ी, नहवी ख़ुसूसियात की बुनियाद पर ज़ुबानों को जो ख़ानदान है, उस ख़ानदान को के अरबी, इब्रानी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों के? प्लीज़ आप बताइए।
अब तक के जो गुफ्तगू हुई है वो समझ में आ रही है? तो हिना परवीन, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो आपके मैसेजेस आ रहे हैं, है ना, तो प्लीज़ आप उसको लास्ट सेशन के लिए बचा के रखिए थोड़ा सी, क्योंकि आपके मैसेजेस की वजह से पूरा रिदम डिस्टर्ब हो रहा है। और मैंने आपसे 2 से 3 मरतबा कहा कि लास्ट में हम आपको वक्त देंगे, तो लास्ट में फिर आप पूछ लीजिए, लास्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सामी की 2 बड़ी ज़ुबानें हैं, अरबी, इब्रानी, हिंद चीनी। द्राविड़ी में अहम ज़ुबानें हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। अब ये क्या है, ये हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, कन्नड़ी बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है। अलग अलग रियासतों में अभी नक्शे की मदद से हम ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। इसी के इन तमाम ख़ानदानों में फिर हमें जो अहम ख़ानदान देखना है वो हिंद यूरोपी है। हिंद यूरोपी आगे चलकर हिंद आर्याई शक्ल इख्तियार कर लेता है, और हिंद आर्याई की जो अहम ज़ुबानें हैं वो 3 ज़ुबानें काफ़ी अहम है। एक है संस्कृत, दूसरी है उर्दू और तीसरी है हिंदी। तो इस तरीके से यानी इन तमाम ख़ानदानों के नाम आप याद रख लीजिए, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो हिंद यूरोपी पढ़ना है, क्योंकि उर्दू का ताल्लुक हिंद यूरोपी ख़ानदान से है जो आगे चलकर हिंद आर्याई की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हिंद के माना देखो, अब हिंद के माना जो है ना, अब हाफिज शिराजी का एक शेर है, इसको यानी किसी मजहब से मंसूब करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सिता, सिता के माना होते जगह के होता है, और हिंद का जैसे एक यहाँ पे शेर है, उसमें हिंद का मतलब हाफिज शिराजी ने जो है ना वो तिल के बराबर लिया। क्या लिया है कि शिराजी जो है ना, माशूक का हमारा दिल थाम ले तो उसके दिल फरेब तिल के वज़ में समरकंद और बुखारा बख्श दो, ऐसा शिराजी साहब का कहना था। तो बादशाह ने बुला लिया था हाफिज शिराजी साहब को कि भैया ये जो 2 शहर है ना, समरकंद और बुखारा, ये ताज है हमारी मुमलिकत के, हमारी सल्तनत के, और आप जो है अपने माशूक के गाल पर एक जो छोटा सा तिल है, उस तिल के ऊपर इसको कुर्बान करना चाह रहे। वो पूरी रिवायत जो है आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा कि उसका मतलब काले तिल का होता है। अब सवाल यहाँ पर आपके जहन में ये आना चाहिए कि यानी सौले लोगों की जगह ये काले लोगों की जगह ऐसा क्यों है? तो फिर उसके पीछे वो पूरी तारीख आपको पढ़ना होगा कि किस तरीके से इंडिया को डिस्कवर किया गया था, किसने डिस्कवर किया था, कहाँ से आए थे, वो लोगों की रंगत क्या थी, हम लोगों की रंगत क्या है। रंगत में फ़र्क है, चेहरे में फ़र्क है ना। चेहरा जो डार्क होता है, किसी मुल्क का फेयर होता है। अब यहाँ पर आप इस गलतफहमी में मुब्तला मत होइएगा कि नूरी सर कभी काले गोरे का फ़र्क करते, इम्तियाज़ करते। देखिए, हम समझ रहे लफ्ज़, हमें रंगत से कोई मतलब नहीं है, कोई माना नहीं है। हम लफ्ज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी फैमाइश की कोशिश कर रहे हैं। तो सौले लोगों की रहने की जगह काले लोगों की रहने की जगह, अब क्यों ऐसा है? वो पूरी तारीख जब आप पढ़ेंगे, वो पूरी तारीख जब आप देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। जैसे ये देखो, है ना, आप ये सारी की सारी चीज़ें जो देखते हो ना, सिंधु घाटी की सभ्यता, आपने नाम सुना होगा ना, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब ये दरियाए सिंध, अब इसमें जो है ना, ये जो नदियाँ निकल कर आती है, तिब्बत से ये नदियाँ निकलती है और बहरे अरब में जाकर मिलती है। अब तिब्बत कहाँ पर है, बहरे अरब कहाँ पर है, ये मैं ये मान के चलता हूँ कि एटलीस्ट आपको ये नक्शा आपने पढ़ रखा है। और नदियाँ कौन कौन सी अहम है, इसमें आप सरस्वती को देख सकते हैं, सरस्वती नदी यहाँ पर नज़र आ रही है, सतलुज यहाँ पर नज़र आ रही है, ब्यास नज़र आ रही है, रावी नज़र आ रही है, चनाब नज़र आ रही है, झेलम नज़र आ रही है। तो ये सारी नदियाँ देख लीजिए अलग अलग मकामात से निकलती है और मिलकर एक साथ जो है वो बहरे अरब में जाकर मिलती है। तो ये तमाम तर, अब इन नदियों के पास में जो लोग आबाद हुए थे वो सिंधु घाटी की सभ्यता आपने पढ़ा होगा, है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब इसका अलग अलग नाम है, सिंध का जो नाम पड़ा है किस तरीके से पड़ा है। जैसे कबायली बाशिंदे वो जब इन इलाकों में फतेह हासिल करते थे तो फातेह को कहा जाता था सप्त, सप्त कहा जाता। अब उसके बाद में, सप्त के बाद में फारसी के अंदर जो है ना वो एस की जगह पर हो बोलने का, एच बोलने का रुझान है, तो सप्त की जगह पर ये हो गया हफ्तो। और फिर इस तरीके से और आगे आगे बढ़ता हुआ ग्रीक के अंदर जब जाते हैं, ग्रीक के अंदर हम जब जाते हैं तो ग्रीक में एच और यू ये 2 हर्फ हमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो इससे बन जाता है इंडस, और इसी से आगे चलकर हमारा बना है इंडिया, और इसी से बनता है हिंदुस्तान। तो ये अलग अलग ज़ुबानों के मिलने की वजह से
और मुख्तलिफ ज़ुबानों में बाज़ हुरूफ के ना पाए जाने की वजह से ये नाम पड़ते हैं। ना किसी जगह सब्त कहा गया, किसी जगह हफ्त कहा गया, फिर वो आगे बढ़ता है, नाम तब्दील होता है, एच और यू नहीं है तो फिर वो इंडस कहलाता है। इंडस इसीलिए देखो अंग्रेज़ी में आपने पढ़ा होगा इंडस सिविलाइजेशन, और इसी तरीके से आपने हिंदी में पढ़ा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। अब यहीं पर आपने वो पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, जो बहुत पुरानी तहजीबें है। अब तो पार्टीशन के बाद में कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चला गया है, जब पार्टीशन नहीं हुआ तो वो हमारा ही हिस्सा था, यहीं पर वो सभ्यता थी। अब इस सभ्यता के मालिक कौन थे, ये कौन लोग मोहनजोदड़ो को बनाने वाले थे या हड़प्पा को बनाने वाले थे? देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मूवीज़ के ज़रिए से या यूट्यूब के ज़रिए से तारीख पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, इसके लिए आपको जो निसाबी किताबें हैं उनका मुताला कर दूंगा, तब कहीं जाकर ये तमाम तर चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। वैसे अगर यूजीसी नेट के हवाले से आप इतना सब नहीं भी याद करेंगे तब भी काफ़ी होगा। मेरे पहले इनॉग्रल सेशन में मैंने आपको यही बताया था कि इतना डीप में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यूजीसी नेट के हवाले से जो लोग स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ इतना याद रखो, ज़ुबानों के 8 ख़ानदान है, 8 ख़ानदान की तकसीम होती है सौती, सरफ़ी और नाहवी खसूसियात की बुनियाद पर। आपको पढ़ना है हिंद यूरोपी ख़ानदान, हिंदू यूरोपी ख़ानदान आगे चलकर हिंद आर्याई शक्ल इख्तियार कर लेता है। हिंद आर्याई में आपको 3 ज़ुबान पढ़ना है, एक को कहा जाता है संस्कृत, दूसरे को कहा जाता है उर्दू और तीसरे को कहा जाता है हिंदी। फिर उसमें आपको किस तरीके से हिंद आर्याई मुख्तलिफ अदवार में तकसीम होता है, कदीम हिंद आर्य दौर, वस्ती हिंद आर्य दौर और फिर जदीद हिंद आर्य दौर। कदीम हिंद आर्य दौर को फिर अलग अलग मंजिलों में तकसीम किया जाता है, 5 मंजिलें कहा जाता है। वस्ती को 3 दौर में तकसीम किया जाता है, जदीद को अलग अदवार में तकसीम किया जाता है, और फिर म्यारी से जो है प्राकृत बनती है, प्राकृत से अपभ्रंश बनती है, अपभ्रंश से ज़ुबानों का वजूद होता है, फिर ज़ुबानों के कवायद बनते हैं जिन्हें फ़ोनेमियात, मार्फिमियात, नहवियात, तश्कीलियात ये सब कहा जाता है। दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात अलग है, उसमें मुशद्दद अल्फाज का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, और जो उर्दू में जो जमा बनाने का कायदा है वो दक्कन में मुख्तलिफ है, शुमाल में मुख्तलिफ है। बस इतना पढ़ लेंगे आपका यूजीसी नेट कवर हो जाएगा, इतना काफ़ी है। लेकिन हम जिस एतबार से पढ़ रहे हैं, इनॉग्रल सेशन में मैंने कहा था कि आपका मतमे नज़र सिर्फ यूजीसी नेट एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए बल्कि ज़ुबान और अदब के हवाले से मालूमात आपके पास होना चाहिए। ये फैक्ट्स है, ये फिगर है, इसको भी अगर आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो बहुत बेहतर। नहीं याद करेंगे तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तिब्बत से ये सारी नदियाँ निकल निकल कर आ रही है, अलग अलग नामों से इनको याद किया जाता है, सारी नदियाँ एक हो जाती है। इस तरफ आएंगे, यहाँ पर बहर अरब है और बहर अरब में ये सब आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो लोग रहते थे, अब मुझे बताइए भारत के असल बाशिंदे, ज़रा कॉन्सनट्रेट करेंगे, पढ़ेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। बाउंस उस वक्त होता है जब ज़ौक़ नहीं होगा, जब रिपीटेशन नहीं होगा, जब रिवीजन नहीं होगा, जब इआदा नहीं होगा, और जब जुनून की कैफियत होगी ना कि हमें तो बैठना है, पढ़ना है, याद करना है, उस वक्त हम इस नशिस्त से नहीं उठेंगे उस वक्त तक जब तक कि हम पढ़ नहीं लेंगे। पढ़ लीजिए, 100% नहीं याद होगा, ये सही बात है, 50% हो जाएगा। कल फिर बैठिए, फिर दोबारा से पढ़िए, 60% होगा। तीसरे दिन फिर बैठिए, 70% होगा। 2-4 दिन का गैप ले लीजिए, फिर बैठिए, रिवीजन कीजिए, 70 को कायम रखिए, उसके बाद फिर बैठिए, 80% कीजिए। करने से सब कुछ होता है, नहीं करने जाओगे इतना सारा कैसे याद रखेंगे, इतनी हिस्ट्री कैसे याद रखेंगे, तारीख़ की विलादत कैसे याद रखेंगे, तारीख़ की वफ़ात कैसे याद रखेंगे। आपके याद ना रखने की वजह से एनटीए अपना पेपर पैटर्न चेंज नहीं करने वाला। आपकी सहूलत के लिए यूजीसी निसाब तब्दील नहीं करने वाला। निसाब तब्दील हो भी गया तो ये तमाम तर चीज़ें वही रहने वाली है। उर्दू की तारीख कहाँ बदली होने वाली है, कबल मसीह की तारीख कहाँ बदली होने वाली है, ज़ुबानों के ख़ानदान को कहाँ तोड़ा मरोड़ा जाएगा। तो आपकी सहूलत के लिए कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर मुताला करना होगा, मज़ामीन का पढ़ना होगा, अपने सब्जेक्ट को, ताकि जो कंपटीशन का दौर है आप उसमें दौड़ने के काबिल बन सके। आप अपने आप में इतनी अहलियत पैदा कर ले कि इस पर फिर किसी भी तर्ज का सवाल पूछा जाए तो वो आपको देते हुए आना चाहिए। असल में गलती हम उर्दू वालों की ये हो जाती है कि उर्दू वाले सिर्फ ये समझते हैं कि उर्दू गुलो बुलबुल का नाम है, गज़ल का नाम है, नज़्म का नाम है। जब हम इस एतबार से पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसमें तारीख़ भी आती है, जिसमें जुग्राफिया भी आता है, जिसमें समाजियात भी आती है, जिसमें इमरानियात का पहलू भी निकलता है, जिसमें कवायद भी आते हैं, तो फिर उर्दू वालों को थोड़ी सी कोफ्त महसूस होने लगती है, डर महसूस होने लगता है, स्टूडेंट्स सहम जाते हैं। सहमने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
कमर कस लीजिए, उठ जाइए कि आपको पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। आप इस यूनिट को देखकर, इस लेक्चर को देखकर अगर अपने आप में कमी महसूस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, किताब को उठाइए, जमील जालबी की किताब को उठा लीजिए, गोपी चंद नारंग की किताब को उठा लीजिए, तारीख ज़ुबान उर्दू की किताबों को आप उठा लीजिए, सुम्बुल निगार की किताब को आप उठा लीजिए, वक़ार अज़ीम की किताब को उठा लीजिए, रेख्ता पर चले जाइए, स्क्राइब पर चले जाइए, स्लाइड शेयर पर चले जाइए, आर्काइव में चले जाइए, आपके गली मोहल्ले इलाके शहर में मौजूद लाइब्रेरी में चले जाइए, वहाँ पर कोई ना कोई किताब तो मौजूद होगी। उस किताब को निकालिए, खंगालिए, पढ़िए, लुगत लेकर बैठिए, अपने एचओडी के पास जाइए, अपने असातिज़ा के पास जाइए, जब तक समझ में नहीं आए उसके पीछे पड़ जाइए, और जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा फिर ये बाउंस होने का मामला ख़त्म हो जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, सहमने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीखना है, आपको पढ़ना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। तो ये नक्शे की मदद से कुछ बुनियादी बातें हमने यहाँ पर सीखने की कोशिश की है। अब यहाँ पर जो सवाल मैंने पूछा था, आपके जवाबात मिलना शुरू हो गए, तो ये होता है जज्बा। ये जो जवाबात आ रहे हैं ना, ये जवाबात आने चाहिए। द्राविड़ी नस्ल के बाशिंदे, अब देखिए ये पूरा हिंदुस्तान का नक्शा। अब हम जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, उस वक्त में ये हिंदुस्तान नहीं था, उस वक्त में हिंदुस्तान बहुत बड़ा था। यानी अखंड भारत की हम जो आज बात करते हैं, मुगलिया दौर में अखंड भारत मौजूद था। पाकिस्तान हिंदुस्तान में है, बांग्लादेश हिंदुस्तान में है, दीगर जज़ायर हिंदुस्तान में है। तो वो नक्शा काफ़ी बड़ा था, लेकिन समझाने के लिए, बताने के लिए मैं मौजूदा नक्शे का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भारत के जो असल बाशिंदे थे वो द्राविड़ी बाशिंदे थे। द्राविड़ी बाशिंदे फनकार थे, द्राविड़ी बाशिंदे दस्तकार थे, द्राविड़ी बाशिंदे इल्म हुनर जानते थे, द्राविड़ी बाशिंदे मेमार थे, तामीर करना जानते थे। यही वजह तो है कि आप मोहनजोदड़ो को देख लीजिए, उनकी तामीरात, उनके गटर में, उनके जो पानी की निकासी के लिए जो उन्होंने गटरें बनाई है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। उनके जो तबक़ाती निज़ाम है कि बादशाह यहाँ रहेगा, फिर नीचे है, फिर नीचे है, उनके हम्माम खाने देख लीजिए, उनके गुस्ल खाने देख लीजिए। मेरा एक पूरा रिसर्च पेपर है, हमारी नूरी एकेडमी वेबसाइट पर अवेलेबल, आप जाकर उसको पढ़िए, रीड कीजिए। आज हमारे गलियों में, आज हमारे शहरों में पानी इतना घुस जाता है कि बच्चे उसमें डूबकर मर जा रहे हैं। दिल्ली की सिचुएशन आप देख लीजिए, दीगर इलाकों की सिचुएशन आप देख लीजिए, केरल की सिचुएशन आप देख लीजिए कि आज हमारी पोजीशन ये है कि तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बाद भी हमारे यहाँ पानी की निकासी का सही तरीके से मामूल नहीं है। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में उन्होंने किस तरीके से पानी की निकासी का मामला किया था। तो आप वहाँ पर जाकर समझने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से उनकी सिविलाइजेशन अपडेट थी। शहरी निज़ाम, इमरानी निज़ाम उनका बहुत उम्दा था। लेकिन हो क्या गया, आर्य जो है ना शुमाली हिंदुस्तान से आ गए थे। अब आर्य जंगजू थे, आर्य लड़ने भिड़ने वाले थे, आर्याओं के पास असलहा मौजूद था। अब आर्याओं ने क्या किया, द्राविड़ी नस्ल के बाशिंदों को नीचे की जानिब खदेड़ दिया, जुनूब की जानिब खदेड़ दिया। अब वो खदेड़ते चले आ गए। हाँ, अब द्राविड़ी नस्ल के बाशिंदे मेमार है, दस्तकार है, फनकार है, तामीरात करने वाले, वो लड़ना तो नहीं चाहते। शुमाली हिंद से रफ्ता 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 नीचे की जानिब वो खदेड़ते चले आ गए। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ी, मलयालम कहाँ बोली जाती है, आपको ये ज़ुबानें तमिलनाडु में नज़र आ जाएंगी, कर्नाटक में नज़र आ जाएंगी, केरल में नज़र आ जाएंगी। इन इलाकों में यहाँ पर ये बोलने वाले लोग आपको नज़र आ जाएंगे। आर्य जब ऊपर से आए तो ये यहाँ पर आकर रुक गए। अब यहाँ पर भी क्यों रुके, इसके लिए आपको जुग्राफिया पढ़ना होगा, वरना इनको और नीचे खदेड़ा जा सकता था। जुग्राफिया में आपको यहाँ पर एक पहाड़ी सिलसिला नज़र आएगा। कोई बता सकता है ये पहाड़ी सिलसिला कौन सा है? कि ये पहाड़ी सिलसिला जब यहाँ पर आता है तो आर्य ऊपर रुक जाते हैं और ये द्राविड़ी नस्ल के बाशिंदे नीचे रुक जाते हैं। अब यहाँ पर मैं वो चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, द्राविड़ी नस्ल के बाशिंदे और हिंदुस्तान का जो नाम दिया गया है वो नाम क्या था, यानी काले लोगों की रहने की जगह। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि कर्नाटक में सब काले लोग रहते हैं, तमिलनाडु में सब काले लोग रहते हैं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूँ, हमारे शहरों में, हमारी गलियों में बोरिंग खुदाने के लिए, बोरवेल के लिए जो लोग आते हैं उन्हें हम प्यार से अन्ना कहते हैं। अब अन्ना लोग की शक्लें आपने देखी होंगी कि उनका स्किन कलर जो होता है थोड़ा सा डार्क होता है। मैं फिर वजाहत कर रहा हूँ, मैं फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पर काला गोरा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ।
मैं कर्नाटक तमिलनाडु में ये नहीं कह रहा कि टोटल लोग, सारे के सारे लोग बहुत डार्क स्किन के होते, ऐसा नहीं है। कुछ लोग डार्क स्किन के होते बनिस्बत जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में कौन आए थे? आर्य आए थे। जम्मू कश्मीर के लोगों को आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों को आप देख लीजिए, पंजाब के लोगों को आप देख लीजिए, हट्टे कट्टे होते। कश्मीर के लोग हाइट हमसे ज़्यादा होती है, उनकी कद काठी हमसे बेहतर होती है, गोरे चिट्टे होते, गाल 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 होती है, आंखें भूरी भूरी होती है। आर्याओं की शक्लें ऐसी ही थी। अब हम जहाँ पर रहते हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं, आप लोग जहाँ पर रहते हैं वो उत्तर प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है। अब यहाँ पर आपको कुछ लोग डार्क स्किन के भी नज़र आ जाएंगे, कुछ लोग फेयर स्किन के भी नज़र आ जाएंगे, कुछ लोग सौले भी नज़र आ जाएंगे। ये क्यों होता है? ये जो है ना बॉडी के अंदर जो है ना डीएनए होता है। अब बॉडी के अंदर जो, इसको आम जुबान में अगर मैं कहूँ कि हमारी बॉडी में जो केमिकल लोचा होता है ना, ये केमिकल लोचे की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है। आपने डॉक्यूमेंट्री वगैरह में या सीआईडी वगैरह में नाम सुना होगा कि डीएनए मैच करना है, ये करना है। तो ये मखलूत जब ब्लड होता है तो उसमें ये सारी चीज़ें होती है। अलग अलग नाम अभी तक आ रहे हैं। देखो मेलानिन वगैरह, अब वो एक अलग जगह जा रहे हैं अल्ताफ हुसैन। अब मेलानिन का ताल्लुक अगर मैं यहाँ पर बताने के लिए आऊँ तो मेलानिन के लिए फिर आपको वो अर्जुल बलद देखना होगा, वो तुलुल बलद देखना होगा, वो सूरज की शुआएं देखना होंगी, वो बालाए बनफसी शुआओं का जायज़ा लेना होगा कि किस खित्ते में सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा पड़ती है, कहाँ पर वो स्किन के अंदर मेलानिन क्रिएट होता है, फिर वो डार्क स्पॉट बनते हैं, वो डार्क सर्कल बनते हैं, स्किन का जो ग्लोइंग नेचर है वो डार्क के अंदर चेंज होता है, वो एक अलग पार्ट हो जाता है। और मैं ये सब कुछ इतनी डिटेल में इसलिए पढ़ा पा रहा हूँ कि मैं भले उर्दू का टीचर हूँ, लेकिन मैंने जो पढ़ाई की है वो साइंस से की है बिहम्दी ताला। और मैं फार्मासिस्ट भी हूँ, फार्मेसी भी मैंने की है। और फार्मासिस्ट में ख़ास तौर से फार्माकोग्निसी और फार्मास्यूटिक ये मेरे स्पेशल टॉपिक थे, और बिहम्दी ताला दोनों टॉपिक का मैं टॉपर रहा था। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को मैं जो है वो सारी बातें पढ़ा सकता हूँ। हाँ, फिर मोहम्मद जसीम वो अभी वक्त नहीं है ना, इक्वेटर पढ़ाना है मुझे, तुलुल बलद पढ़ाना है, अर्जुल बलद पढ़ाना है। फिर वो काफ़ी हमारे जो उर्दू के चाहने वाले हैं वो आ जाते हैं मैसेज करने के लिए कि सर आप जो है गए ज़रूरी बातें कर रहे हो, आप सिर्फ टॉपिक पर आइए, सौती सर पे पढ़ा दो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन ये समझेंगे, ये पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ क्लियर होंगी। तमिलनाडु, तेलुगु, कन्नड़ी, इन लोगों को जब देखा गया तो फिर कहा गया ये तो हिंदुस्तानी है, ये तो रंगत के एतबार से कहा गया, मजहब के एतबार से नहीं कहा गया, है ना। उनकी जिल्द को देखकर कहा जाता है ये जो मकाम है ये हिंदुस्तान है। क्यों है? अब ये पूरी वजाहत मैंने कर दी है, ये अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये क्या नाम किस तरीके से पड़ता है और किस तरीके से ये सारी चीज़ें वजूद में आती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आर्य आ गए, हिंदुस्तान में आर्य आ रहे हैं, है ना। अब ये ख्याल किसका है? नसीरुद्दीन अहमद खान का ख्याल है कि आर्याओं का वतन एशिया में हमको तलाश करना चाहिए, क्योंकि आर्या के दो ग्रुप थे, एक कोशतम था, एक कनेतम था। अब ये पूरा एशिया का नक्शा उम्मीद करता हूँ आपको विजिबल होगा, नहीं भी विजिबल है तो अभी कुछ देर के बाद आपके एप्लीकेशन में ये पीपीटी आ जाने वाली है, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, ये सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, तुर्की है, इसराइल है, यमन है, ओमान है ना। और ये हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान, प्यारा देश हमारा हिंदुस्तान यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये हिस्सा आप नेपाल का देख सकते हैं, ये चाइना है, ये मंगोलिया है, ये वियतनाम है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, म्यांमार है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, मालदीव्स है। ये पूरा आप एशिया का नक्शा देख रहे हैं। अब एशिया का नक्शा यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, है ना, इस एशिया के नक्शे में अब हमको देखना है आगे आर्याओं के हवाले से। अब आर्याओं के हवाले से ये आप देख लीजिए, आर्याओं का जो ज़माना, जाहिर सी बात है आर्य आए, लेकिन कब आए? एक डेट तो चाहिए। कोई हमारे पास ऐसा फॉर्मूला तो नहीं कि आर्य जिस दिन आए थे, आर्य ने आने के बाद किसी गेट के ऊपर जाके एंट्री करवाई थी कि हम हिंदुस्तान में जा रहे हैं। जैसे हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो एक सिग्नेचर का रजिस्टर होता है, हम डेट, टाइम, नेम वगैरह सब लिखते हैं। अब आर्य आए तो हम 1500 कबल मसीह की बात कर रहे हैं, अभी चल रहा है 2024, 1500 कबल मसीह, यानी कि जो ज़माना हमको देखना है वो 3500
3524 साल पुराना ज़माना देखना है। हम किस तारीख की बात कर रहे हैं? 3524 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब ये नज़रिया किसने पेश किया? ये नज़रिया पेश किया है प्रोफेसर मसूद हुसैन खान ने। अगर ये सवाल पूछा जाता है कि हिंद में आर्यों का ज़माना 1500 कब्ल मसीह किसने मुतय्यन किया है, तो प्रोफेसर मसूद हुसैन ने किया है। प्रोफेसर मसूद हुसैन के मुताबिक हिंदुस्तान में आर्यों का ज़माना कौन सा है, तो 1500 कब्ल मसीह का है। अब ये दो ग्रुप है। नक्शा तो यकीन आप जानते होंगे, ऊपर शुमाल, नीचे जुनूब, इस तरफ मशरिक, इस तरफ मगरिब। तो दो ग्रुप था। जो मशरिक की तरफ जो ग्रुप था वो कोश्तम ग्रुप था, ओस्ता, फारसी, संस्कृत ये ज़ुबानें बोली जाती थी। मगरिब की तरफ जो ग्रुप था वो ज़ुबान बोलने वाला था यूनानी, लातीनी और जर्मनी। इसको और भी ज़्यादा एक नक्शे की मदद से हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये यूरोप का नक्शा है। यूरोप में मशरिक और मगरिब के एतबार से तकसीम किया गया है। अब यहाँ पर ममालिक आप देख सकते हैं, ये आपको जर्मनी यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये आपको इटली नज़र आ रहा है, ये आपको रोम नज़र आ रहा है, उस तरफ आपको रशिया नज़र आ रहा है, फिनलैंड नज़र आ रहा है। तो ये दो ग्रुप था, एक मशरिक का, एक मगरिब का, कोश्तम और कनेटम। मशरिक का ग्रुप ओस्ता, फारसी, संस्कृत बोलने वाले थे, और ये ग्रुप जो है फिर आपको हिंदुस्तान में भी आता हुआ देखने को मिलता है। तो आ जाइए वापस से अपने टॉपिक के ऊपर। हिंदुस्तान में जो ज़ुबान का ख़ानदान है हिंदो यूरोपी मतलब अभी हमने नक्शे में क्या देखा कि एशिया भी है और यूरोप भी है, तो पूरे दोनों को मिला के जो बन रहा है ग्रुप वो क्या बनता है? हिंद यूरोपी बनता है। लेकिन जब यूरोप हट जाता है, एशिया रह जाता है, तो फिर वो हिंद आर्याई शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब हिंद आर्याई को 3 खानों में तकसीम किया जाता है। एक को कहा जाता है कदीम हिंद आर्याई दौर, दूसरे को कहा जाता है वस्ती हिंद आर्याई दौर, तीसरे को कहा जाता है जदीद हिंद आर्याई दौर। कदीम हिंद आर्याई दौर 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक है, यानी कि ये दौर जो है 1000 साल का दौर है। उसके बाद आ जाइए वस्ती हिंद आर्याई दौर 500 कब्ल मसीह से 1000 सन ईस्वी तक, 500 ये, 1000 ये, इस तरीके से ये दौर जो होता है 1500 होता है। अब जो स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे इस लेक्चर को देख चुके हैं ऑलरेडी, मैं यूट्यूब पर ये सेशन ले चुका हूँ। तो 500 कब्ल मसीह जो है वो माइनस में गिना जाता है। 400, 500, फिर 499, फिर 498, फिर 497, इस तरीके से धीरे धीरे ये 500 होता है। उसके बाद प्लस में सन ईस्वी 1, 2, 3, 400, फिर 200, 300, 400, 500, 900, 901, 902, 999 और 1000। तो ये पीरियड कितना हो रहा है? 1500 साल का पीरियड हो रहा है। कदीम दौर 1000 साल का है, वस्ती दौर 1500 साल का है, और जदीद दौर ये है 1024 साल का। जब यही टॉपिक मैं नेक्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा तो ये दौर हो जाएगा 1025 साल का। क्यों? क्योंकि 1000 ईस्वी से शुरू हो रहा है और ये जो भी दौर चल रहा है वो दौरे जदीद ही चल रहा है। तो इस तरीके से जो सन है ये भी पूछा जाता है आपसे पेपर में। जैसे वस्ती हिंद आर्य दौर कहाँ से कहाँ तक था, तो आपको याद होना चाहिए 500 कब्ल मसीह से 1000 सन ईस्वी तक ये दौर है। ये दौर आपको याद होना चाहिए। तो ज़ुबानों का ख़ानदान है, ज़ुबानों के ख़ानदान को हिंदो यूरोपी आगे चल के हिंद आर्याई शक्ल इख्तियार करते हैं। हिंद आर्याई को 3 खानों में हमने तकसीम किया है, कदीम, वस्त और जदीद। अब कदीम हिंद आर्य दौर को हम देखते हैं कि 5 मंजिलों में तकसीम किया गया है, और डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा ने इस दौर को 5 मंजिलों में तकसीम किया है। अब अलग अलग मंजिलों के नाम है, जैसे पहला नाम है वैदिक मंजिल, दूसरा है अहद पानी की मंजिल, तीसरा है रज़मिया मंजिल, चौथा है दुनियावी मंजिल, पांचवा है टेक्साली मंजिल। अब वैदिक मंजिल में आपको देखने को मिलती है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। वैदिक मंजिल में ये किताबें आपको देखने को मिलती है। और अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मुताला कर रहे हैं, या इस वक्त यूजी पीजी का जो नया सिलेबस आ रहा है उसमें इन चीज़ों को रखा गया है, उपनिषद को रखा गया है, इन किताबों की मालूमात को रखा गया है। आप अप टू डेट रहे। सिर्फ यूजीसी नेट का सिलेबस, सिर्फ गाइड, निकलिए, इस हॉल से बाहर निकलिए, अपनी सोच को आफाकी बनाइए, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों की वेबसाइट पर विजिट कीजिए, जाइए सिलेबस को खंगालिए। अभी मैंने आपसे कह दिया कि रेख्ता पर जाइए, आर्काइव पर जाइए, स्लाइड शेयर पर जाइए। क्लास खत्म होने के बाद आपका फ़ोन आने लगेगा कि सर टॉपिक का नाम बताइए, क्या टॉपिक है, किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको करना चाहिए। ठीक है, नाम मालूम पड़ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मालूम पड़ता है आप जाइए, और जाने के बाद में
तलाश कीजिए, तारीख ज़ुबान उर्दू के नाम से तलाश कीजिए, जमील जालबी के नाम से तलाश कीजिए, गोपीचंद नारंग के नाम से तलाश कीजिए, और तलाश करने के बाद में आप सारी चीज़ों को अज़ खुद पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। इतना टॉपिक समझ में आया क्या, प्लीज़ बताइए।